Please start, ma'am. हाँ जी. Good afternoon, everybody. I hope you're all safe uh, in these very testing times. और हम सबको पता लगा है पेपर में परसों हमने खुद मीडिया के थ्रू पढ़ा कि सुशांत राजपूत जैसे उभरते एक्टर ने सुसाइड कमिट किया है. Reasons might be any, but I think in these testing times we all have to be very, very strong. और जो यहाँ बॉयज हैं, मेन है, उनके लिए कहना चाहूंगी कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो मेरे अगर कोई कजन उदास होते थे, ब्रदर उदास होते थे तो कहते थे, ओ बॉयज डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई. बट प्लीज, क्राइम से कोई लड़की नहीं बनता है, गर्ल्स भी इतना ज्यादा रोती नहीं है. एंड प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम्स विद एनीबडी. और अगर कोई हंसता है हंसने दो, बट हैव टू शेयर योर प्रॉब्लम. और एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अगर आप अपना दिल दोस्तों के साथ नहीं खोलोगे तो डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में खोलना पड़ जाएगा. So have good friends. I'm always there as a counselor for you people. Talk it out, men, women, children, anybody, senior citizen. Just talk it out. Talk out your problem. We don't want precious lives to be lost. So ये थोड़ा सी मेरी एडवाइस थी. एंड बिकॉज कॉलेज के बच्चे बड़ा कॉल कर रहे हैं, बड़ा हिल रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो माई स्टूडेंट. तो वी स्टार्ट. तो मैंने सोचा एक छोटी सी लाइन बता दूं कि प्लीज टॉक टू समबडी. और डिप्रेशन में सब जा रहे हैं, सब फेजेस आते हैं, कहाँ वर्ल्ड जा रहा है, इट्स अ न्यू थिंग फॉर अस. वी ऑल आर डीलिंग इट एंड वी हैव टू डील विद इट, राइट. नाउ आज जो मेरे को जो मॉड्यूल दिया गया है, दैट इज अबाउट इंडिया, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे ये पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये इंडिया के बारे में. और आई एम अ डाई हार्ड पेट्रोइट. मुझे इंडिया में कोई गड़बड़ नहीं लगती है, मुझे बड़ा प्यारा देश लगता है. और इसलिए मुझे इंडिया के बारे में बड़ा अच्छा लगता है पढ़ाना. तो 3 दिन हमें मिले हुए हैं. तो 3 दिन में मैंने 20 चीजें जैसे पहले छांटा है वैसे अब फिर छांट दिया. जो जो इम्पोर्टेंट चीजें जो कई चीजें सेकंड थर्ड चैप्टर इस मॉड्यूल में फर्स्ट बुक में वो मैं कल पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं पता चलेगा डेवलपमेंट की हम बात नहीं कर सकते. So I'll be teaching in English and Hindi as usual. So that's about it. Right now, India. Now we always compare India with USA, France, Switzerland. गुलजार सिंह संधू एक बड़े अच्छे पंजाबी के राइटर हैं. उन्होंने मुझे पिछले साल ये बात बोली कि अगर इंडिया के डेवलपमेंट की बात करनी है ना, एक बार पाकिस्तान जाओ, then you will realize how developed we are. Right now, doesn't mean you compare yourself with Bangladesh and Pakistan and feel very happy and stop working hard. But you have to see that कितने साल हुए हमारे इंडिपेंडेंस को, राइट, स्वतंत्रता को कितने साल हमारे हुए, राइट, around 70 years. And look at the phenomenal development we have done. Of course, there are pockets of poverty, there are pockets of illiteracy, बड़ा कुछ है. But I don't blame the country. I blame the government. I blame the people, right? अब जैसे इस टाइम मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे भी लिखा कि दिस टाइम इस लॉकडाउन के टाइम द गवर्नमेंट हैव नॉट फेल्ड, वी हैव फेल्ड. लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा नलायकीपन दिखाई गई है कि हम सड़कों पे चल पड़ते थे. गवर्नमेंट ने हमें बचाया. इस गवर्नमेंट ने, सेंटर और स्टेट ने हमें बचाया है. इट हैज सेव्ड अस फ्रॉम अ वेरी बिग ट्रेजेडी, राइट. बट वी हैव बीन केयरलेस. कहीं पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चला दी, कहीं किसी डॉक्टर को तंग कर दिया कि आप घर में नहीं घुसोगे अपने, एक्सेट्रा. Now, when we talk about India, we have to keep all these problems in mind, and then we will understand the development कैसी है. Now, before starting with the formation of Indian National Congress, let me talk about partition, about the freedom of India, right? India, when it got its independence, क्या problem नहीं थी हमारे पास. We had every problem under the sun in our hands. Poverty, गरीबी, illiteracy, अनपढ़ता, lack of infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपके पास रोड नहीं थी,
हाँ, हम जब बड़े हो रहे थे तो पढ़ाया गया फर्स्ट रेलवे लाइन फ्रॉम बॉम्बे टू थाना, राइट, एंड रट्टा मार दिया, बड़े खुश। आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस वी रियलाइज कि जहां तक रिसोर्स था, टिल द प्लेस यू हैड रिसोर्स, वहीं तक रोड बनाई गई, वहीं तक रेलवे लाइन बनाई गई, राइट। उसके अलावा जो इंडिया था, रेस्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट कनेक्टेड। इट वाज लाइंग लिविंग इन sheer poverty, बहुत गरीबीपन में, वहाँ वहाँ बहुत गरीबी थी, बैकवर्डनेस थी, everything. So there was development only in certain quarters areas. So lack of infrastructure, roads नहीं थी, railways नहीं थे, bridges नहीं थे, connectivity नहीं थी, right? Then we had female feticide and infanticide, right? Female feticide मतलब भ्रूण हत्या, कि लड़कियों को मारा जाता था, राइट। कहीं आपको पता है कैसे तरीके, कहीं बर्थ प्लेस को अफीम दे देनी, कहीं बाहर सर्दी में छोड़ देना, कहीं डाई में ही मार देना। अगर लड़की बच जाती थी तो 5 साल तक उसको अगर बुखार है कुछ है डॉक्टर के लिए लेके जाना, बाहर चारपाई पे डाल देना, तो वो मर जाती थी, राइट। So female infanticide, then women were very backward, right? पढ़ाई भी, स्कूल नहीं भेजा जाता था। जो वेल ऑफ फैमिली थे वो ट्यूटर अफोर्ड कर लेते थे, लड़कियों को पंजाबी, हिंदी, गीता, रामायण, महाभारत या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना सिखा देते थे। दैट वाज इंडिया की राइट अबाउट वुमेन। एंड वी हैड एग्रीकल्चर वाज इन अ बैड शेप, इंडस्ट्री नहीं थी, एंड इन सब के अलावा हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जो शायद किसी कंट्री के पास नहीं थी, दैट वाज पार्टीशन, राइट, पार्टीशन ऑफ इंडिया, right? Refugees had to be settled down. There was mass scale movement of migrants from this part of India to Pakistan and Pakistan to India. These killings, kidnappings, abductions, वो सब हो रहा था, kidnapping हो रही थी, एंड रेफ्यूजीज को सेटल करना था, एंड कहीं हमारे पास रिसोर्सेज थे तो उनको डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो besides all the problems, we had partition and how the refugees had to be settled, which I think no other country has had, right? तो इस सब को ध्यान में रख के अगर हम कहें कि इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, हाँ डेवलपमेंट हुई है। नाउ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ राइट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट। इंडिया में वुमेन वर गिवन पॉलिटिकल राइट्स एट द सेम टाइम एज मेन, राइट। पॉलिटिकल राइट मतलब राइट टू वोट दे दिया गया वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए एट द सेम टाइम एज मेन। But when it came to social and economic field, वहाँ women को कोई equality नहीं दी गई। So the leaders of India had to deal with too many things, and then of course integration of states, Hyderabad, Jammu Kashmir, जूनागढ़, ये ऐसी states थी जो इंडिया से अलग होना चाहती थी। Thanks to सरदार वल्लभ भाई पटेल, that the Iron Man of India, जिनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई थी, उन्होंने कहीं छल से, कहीं चलाकी से, कहीं प्यार से, कहीं मैनिपुलेशन से, कहीं आर्मी की हेल्प से इंडिया का ये जो मैप है ये बनवाया, राइट। तो ये जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है ये कब से शुरू हुई? स्टार्टेड फ्रॉम 1885, राइट। 1885 विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, जो बनवाई थी ब्रिटिशर्स, राइट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट, बट जो ब्रिटिशर्स थे दे केम एज एन, वो ट्रेड करने आए थे, राइट। दे केम टू, व्यापार करने आए, दे केम टू डू ट्रेड, एंड धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल अपना जाल फैलाया, राइट। देन दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल रेल्म, राइट, एरिया, एंड उसके बाद सोशल, राइट, दैट कई इंडियंस थे जो राजा राम मोहन रॉय, all these people, they found so many social evils, right? No widow remarriage, sati, burning of wife on the husband's fire, है ना? तो ऐसे social evils उनको अच्छे नहीं लगे, and they wanted to stop them. जब उन्होंने ये इनको स्टॉप करने की कोशिश की तो नेचुरली लोगों ने रिवोल्ट किया, बिकॉज यू आर फिडलिंग विद ट्रेडिशंस। आप इतने सालों की परंपराओं के साथ आप छेड़खानी करोगे, तो इसलिए उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। नोबडी वाज लिसनिंग टू देम, सो दे अप्रोच द ब्रिटिशर्स, द कॉलोनियल मास्टर्स, की इस चीज के लिए तो जी आपको हमें आपके लिए हम आपको लॉ पास करना पड़ेगा। So the Britishers, the colonial masters, started interfering in our economic, political, and social sphere, right? अब थोड़ी एजुकेशन स्प्रेड हो रही थी तो इंडियंस ने थोड़ा सा
इंडियंस में थोड़ा सा जागरूकता आई, इंडियंस में अवेयरनेस आई, चाहे वो बहुत छोटी थोड़े लोग थे तादाद से, पर उनमें कुछ ना कुछ awareness आई, जागरूकता आई कि यस इट इज आवर कंट्री एंड दीज आर द कॉलोनियल मास्टर्स, ये हमारे पे लॉ, कानून पे कानून थोपते जा रहे हैं, दे आर मेकिंग वन लॉ आफ्टर द अदर, वेल वी शुड आल्सो हैव अ से। तो इस चीज को नजर में रखते हुए द ब्रिटिशर्स दे अप्रोच मिस्टर ए ओ ह्यूम हु वाज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, एंड उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो जहां दिसंबर के महीने में क्रिसमस हॉलीडेज में आके ऑल दी इंडियंस जो भी मांग करते हैं दे शुड कम, टॉक टू ईच अदर, टॉक, एक फोरम दे दो, एक प्लेटफॉर्म दे दो जहां ये बैठ के आपस में बातचीत कर सके और इनकी डिमांड पूरी हो जाए और हम आराम से वी शुड बी एबल टू रूल दी सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट। तो ये चीज शुरू होगी तो डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुंदरनाथ बैनर्जी, दादा साहेब नारोजी, ये सारे लोग जो पढ़े लिखे थे दे स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। ये पहले तो उनकी थी सिर्फ एक डिमांड की वी शुड हैव अ बॉडी टू रिप्रेजेंट द इंडियंस, राइट। When this body started becoming strong, they started asking for more and more rights. नहीं, अब सिर्फ हमने लॉ के बारे में हमें आपको इन्फॉर्म नहीं करना, वी वांट टू टेक पार्ट इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, वी वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। जब ऐसे और 1905 में when Bengal was partitioned, बंगाल वॉज अ वेरी बिग प्रोविंस, तो बंगाल को डिवाइड किया गया, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि देर आर प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। बट देखा गया कि बंगाल वॉज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स वेर डिवाइडेड, राइट। तो कांग्रेस स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। तो लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनवाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लॉर्ड डफरिन हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल in the formation of Indian National Congress, and the same Lord Dufferin says that Indian National Congress is just a microscopic minority. ठीक है, this Indian National Congress does not represent India. Why? Because it is a microscopic minority. ये इतने थोड़े लोग हैं जो माइक्रोस्कोप से आप देखो तभी दिखेंगे, right? So they realize that they have created a very powerful force, बड़ा powerful एक body कर दी, जो फॉर्म कर दी, जो अब ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट खड़ी होगी। तो प्रोसेस स्टार्टेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बीट किया गया, राइट। बट देन महात्मा गांधी आ गए सीन पे, देन देयर वाज कांग्रेस स्प्लिट भी हुई, देन दे केम बैक टुगेदर, एंड देन जनवरी 1915 से गांधी वाज ऑल इन ऑल एंड एवरीबॉडी फॉलोड गांधी, एंड अल्टीमेटली महात्मा गांधी, एंड अल्टीमेटली we got our freedom, right? And Indian National Congress takes all the credit, though it should not. Why? Because उस time communist, socialist, संघी सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक अम्ब्रेला मिली थी जिसमें इकट्ठे होकर इस चीज को इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे, राइट, स्ट्रगल कर रहे थे। नाउ 1885 आपका हुआ when the Indian National Congress was formed, and in 1895 डॉक्टर एनी बेसेंट ने फर्स्ट, और ये जो लीडर्स थे इन्होंने एक डिमांड शुरू की कि वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, हमारा एक संविधान भी होना चाहिए। तो इसी के में 1895 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने इंडियन जो जिन्होंने होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग शुरू किया था, फिर तक उनके साथ जुड़ गया था, तो उनके साथ जुड़ गए थे, उन्होंने ड्राफ्ट किया इंडियन बिल, विच वाज एक रफ प्रपोजल था जो उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया था कि संविधान, अब इंडियंस का अपना संविधान होना चाहिए, इंडिया शुड हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बट इट वॉज टू अर्ली, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट टेक आवर डिमांड वेरी सीरियसली। फिर आया आपको आपका मोंटेग सेंटफोर्ड रिपोर्ट, जिसने कहा कि दे शुड हैव, हमने क्या डिमांड रखी, दैट एक ऐसा डिक्लेरेशन बनाना चाहिए जिसमें इंडिया के सिटीजन्स के अधिकार होने चाहिए, दैट वी शुड हैव अ डिक्लेरेशन इन विच द राइट्स ऑफ द इंडियंस आर क्लियरली मेंशन्ड। एंड उसमें उन्होंने कहा कि यू शुड हैव, इंडियंस को कौन से राइट्स चाहिए, इक्वालिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, सिक्योरिटी ऑफ लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, की निजी संपत्ति, लाइफ की, जीवन का, और स्वतंत्रता, इन तीनों की हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है ब्रिटिशर्स
गलत केस बनाते थे, लोग गायब हो जाते थे. Then the declaration said we should have Indians should have freedom of speech, freedom of press. Now freedom of press मैं आपको बता दूं that in those days there were very less newspapers which were writing in English, right? जो vernacular press, vernacular means local languages, Urdu, Punjabi, Hindi, ये वाले जो प्रेस थे इनमें ब्रिटिशर्स के बारे बहुत खिलाफ उसके खिलाफ लिखा जाता था. So the Indian and to read the vernacular press, लोकल न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए ब्रिटिशर्स को किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था? इंडियंस के ऊपर, राइट? बिकॉज दे कुड नॉट रीड उर्दू और हिंदी और पंजाबी, राइट? तो आगे आगे हम देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था जिससे द वर्नाकुलर द लोकल लैंग्वेजेस को न्यूज़पेपर्स को बहुत पाबंदी लगाई गई. दैट देयर वर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वर्नाकुलर press newspapers. Why? Because they were giving anti-British slogans, right? So they wanted freedom of press and they wanted right of association, that Indians should be able to form political parties. Right? Again, the Britishers did not agree for it. Britishers gave us rights in bits and pieces, right? थोड़ा थोड़ा करके हमने डिमांड की. अगर हमने 100% डिमांड की तो 10% चीजें मिली. So the leaders kept protesting on and on, right? Now, the next point, and I have just told you that Congress में split की हुई, partition of Bengal हुआ 1905 में. Then the Congress was brought together by Mahatma Gandhi. So in 1925, January 1950 में Mahatma Gandhi came to India from South Africa, and everybody knew that this old man, he was not old that time, but this man, this native, has moved these governments in South Africa. कि जनरल स्कॉट्स जैसे आदमी को उन्होंने हिला दिया, राइट? और जनरल स्कॉट्स ने उनको इतना तंग किया था, बट विद नॉन वायलेंस एंड अहिंसा, महात्मा गांधी ने लास्ट में उनको जेल में, जब वो जेल में रहते, सैंडल बना के दी जनरल स्कॉट्स को एज अ गिफ्ट. जनरल स्कॉट्स वाज आल्सो astonished, right? So 1925 में Mahatma Gandhi was the only spokesman. He had overshadowed all the other leaders, mostly all the other leaders, and he chaired an all parties conference. A conference, all parties conference, जिसकी चेयरमैनशिप एम.पी. गांधी ने की, और इन्होंने एक बिल पास किया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन बिल, that Indians should have the concept of self-government, that Britishers should let Indians do a self-government, and it should start from village level, village, taluka, district, ऐसे करके. That is why डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हमने गांधीयन प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए हैं. निर्देशित सिद्धांत में, इंडियन संविधान में हमने निर्देशित सिद्धांत का एक चैप्टर दिया है जिसमें हमने गांधीयन ड्रीम्स को इनकॉर्पोरेट किया. वी इनकॉर्पोरेटेड द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और जो आर्टिकल 40 है इसमें इट सेज दैट विलेज पंचायत शुड बी ऑर्गेनाइज, और इसी को कंक्रीट लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल में आपका 73rd and 74th अमेंडमेंट बिल लेके आया है, which talks about democracy at the grassroots level, जिसके करके ये 1992 में पास हुआ था, जिसके करके आपके विलेज पंचायत की इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी की अब बड़ी रेगुलर होने लगी है. When we were growing up, we never heard about these elections. We started hearing about it only from 1992. This is Mahatma Gandhi's dream being fulfilled, right? So Mahatma Gandhi talked about democracy at the grassroots, that village level से अगर आप लोगों को ट्रेन करोगे, democracy, लोकतंत्र आपका बड़ा safe रहेगा, बड़ा effective रहेगा. Now, in your book they have written that what was Gandhi's Swaraj, right? Swaraj means अपना राज, स्व और राज दो वर्ड से चल रहा है. He said he wanted total prohibition. Total prohibition means no alcohol. He did not और ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूज किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया है, और इसको हरियाणा वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट व्हिच इंप्लीमेंटेड इट आल्सो. इसके बाद बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, तमिलनाडु, दैट अल्कोहल, गुजरात एट द मोमेंट, बिहार, अल्कोहल हैज बीन टोटली बैन, राइट? So he wanted total prohibition. He wanted reduction of land revenue by 50% in the beginning. Now, let me tell you this, that in 1925, there was very less industry, right? Most of the people
सर्वाइव्ड ऑन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी पे हम निर्भर थे, राइट। खेती बाड़ी का बहुत बुरा हाल, राइट। वाई? बिकॉज centuries of exploitation have taken place. I don't know how many of you know, but please note it down. आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। परमानेंट सेटलमेंट और रियासतवारी सिस्टम के बारे में आप जरूर पढ़ें, राइट। ये बंगाल में इम्प्लीमेंट किए गए थे, इन विच द ब्रिटिशर्स टोल्ड द जमींदार दैट it is changing, but broad outline क्या थी, that this village is yours, these 100 villages are yours. हमें, I'm just taking a small example. We want 100 rupees tax from here. That time 100 rupees was a lot. कि हमें 100 रुपए हर साल का हमें टैक्स चाहिए। तुम भाई 200 कलेक्ट करो, 300 कलेक्ट करो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट इवन व्हेन यू समटाइम्स व्हेन देयर इज ड्राउट, जब कोई अकाल पड़ जाता है, मॉनसून फेल हो जाता है, एंड यू कैन नॉट कलेक्ट मनी, राइट, देयर इज अ टोटल क्रॉप फेलियर, तब भी हमें 100 रुपए चाहिए, राइट। So what would the zamindar do? Instead of 100 rupees, he would collect maybe 400 rupees, right? 100 रुपए मेरा प्रॉफिट, 100 तो गवर्नमेंट को जाना है, ब्रिटिशर्स को जाना है, 100 मेरे पास जाना है, मेरा खर्चा है, और 200 में रखता हूँ मेरा प्रॉफिट, एंड ईयर आई कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस, आई गिव इट टू द गवर्नमेंट, अदरवाइज द गवर्नमेंट वुड रिमूव हिम, द ब्रिटिशर वुड रिमूव द जमींदार, और किसी और को वो जमींदार मतलब हेवी पेनल्टी लगाने थे। तो जो आम now there are two people, right? You have the Britisher, the government, and you have the जमींदार, और फिर आता है सीजन, राइट, मतलब आम जो आपका खेती बाड़ी करने वाला। अब उसको नहीं पता कि 100 रुपए जाने, वो तो 400 रुपए दे रहा है, राइट। तो इफ ही इज अर्निंग, if his cost of production is 50 rupees and he has earned 60 rupees, he has to give 52 to the जमींदार, 8 रुपए रह गए। अब 8 रुपए में he has to look after his own family. He did not have the money or time or effort to look after the land. So in this whole process, everybody was benefiting, right? The British government, which was draining our country, जो हमारी कंट्री को खत्म कर रहे थे, जो जमींदार, राइट, जो अपना were filling their own coffers, जो अपना ट्रेजरी भर रहे थे। सबसे बुरी हालत किसकी थी? पेजेंट की, फार्मर की, और सबसे बुरी हालत किसकी थी? लैंड की, बिकॉज nobody had the mood or interest to look after the land, right? It was not given rest, it was not given any kind of nutrition, so agriculture was in a very very bad state. So why? Because land revenue was too much. जो आपकी प्रोडक्शन है 50% से ज्यादा किसमें जा रहा है? आपका लैंड रेवेन्यू में जा रहा है। So because of that, Mahatma Gandhi ने कहा that reduction of land revenue in the beginning by 50% and reduction of salaries of the high officers, जो आपके बाबू लोग हैं, जो इतना सब पैसा कमा रहे हैं, who come all the way from England, they're ruling over us and they are taking away the major chunk of our currency, उनकी सैलरीज में रिडक्शन की जाए, एंड जो हमारा जो फॉरेन क्लॉथ है विच वॉज कमिंग टू इंडिया, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। वाई? सो दैट द इंडियन क्लॉथ इज एबल टू बी सोल्ड, राइट, कंपटीशन में आ सके। I don't know how many of you know it, but Indian cloth was in great demand in Europe, right? यूरोप में इंडियन क्लॉथ जो हैंड था और जो बड़ी मुश्किल से डाई होता था इंडिगो कलर में, जो लोग अपने आप बनाते थे, it could not, that color could not be replicated by the best of machinery in Europe, right? So they were, the rich families of Europe used to like cloth by India. Now Europe ने क्या किया? Many countries, when they realized that we cannot meet the competition by Indian cloth, what did the traders tell the government? That जो टैक्स है वो बहुत बढ़ा दो, जो टैरिफ है, जो कंट्री के अंदर जब गुड में जाना होता है तो उस पर जो ड्यूटी लगती है वो बहुत ज्यादा कर दो। नेचुरली इंडियन क्लॉथ एज इट इज वॉज एक्सपेंसिव। वाई? बिकॉज इट वॉज हैंडमेड, इट वॉज वेरी वेरी फाइन, और जो उसने जो काम किया होता था, that could not be the color as well as the weaving, the embroidery,
could not be replicated even by the best of European machines, right? Because machine में एक कपड़ा बनाना है और 100 कपड़े वैसे सेम बना देंगे, right? On the other hand, the weaver in India used to take 6 months to complete one piece of cloth. You can imagine one piece of cloth being worked upon for 6 months. और फिर कारीगर उसने अपना कहीं वीविंग करता करता कहीं ना कहीं अपना सिग्नेचर डाल देता था कि ये मैं एक ही पीस बना रहा हूँ, एंड इसका कोई रेप्लिका नहीं हो सकता. स्टाइल मैं भी बनाने लगूँ तो मे बी आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू मेक सच ए फाइनल स्टफ. तो इस दैट वन पीस ऑफ क्लॉथ मतलब पूरे वर्ल्ड में वो एक ही पीस ऑफ क्लॉथ है. तो हाउ एक्सक्लूसिव, तो नेचुरली ऐसी चीज महंगी होगी. So our Indian cloth was in high demand in Europe. उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, डिस्करेज करने के लिए ये पुट यूरोपियन ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हाई टैक्स लगा दिया. So the same thing Mahatma Gandhi was asking that protective tariff करो. ये टैरिफ फाइन जो है हम इसलिए नहीं कर रहे that our goods cannot meet your goods. हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है. We have to protect our weavers, spinner and so on, right? And then he said, Mahatma Gandhi under his Swaraj has said that licenses do Indians go so that they can keep arms for self-defense, right? So because of all this, they had this is known as Gandhi's Swaraj, right? Yeah, Gandhi wanted this kind of a system, right? Now then you have the important point in your book is Karachi Resolution of 1931, right? We're coming very close to the independence. Now, Karachi Resolution was the first one which talked about social and economic reforms. Why? Because by now, even the foreign press and even Indians knew that drain of wealth चल रहा है, that India से बहुत पैसा बाहर को जा रहा है, it is being sent to India, right? That we are being drained in a double way. बाहर से जो foreign goods आते हैं, they are sold to us expensive, and जो हमारी चीजें सस्ती नीचे जाई जा रही है. So they talked about that they should be reformed both in the social sector as well as in the economic sector. Social sector में क्या, that they should not be discrimination, भेदभाव नहीं होना चाहिए. अब आपने जॉर्ज फ्लॉयड जो अमेरिका में ब्लैक मारे गए हैं उनके लिए उनके बारे में आपने सुन ही लिया that how all the whites are coming onto the roads, that there should be no discrimination. तो इंडिया में भी अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कास्ट सिस्टम और अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, जिनको हम दे आर 4 डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास. सबसे लोएस्ट माना जाता है शूद्रास को, जो सारा मीनियल काम करते हैं पर सबसे जरूरी काम करते हैं. क्लीनिंग इज द मोस्ट, it might be the most dirtiest activity, but only when there are people cleaning our society can we all go for work. So देखा जाए तो it is the most important section of the society, but हमारे कास्ट सिस्टम ने उसको सबसे लोअर मोस्ट और गंदा समझ लिया है. तो कराची रेजोल्यूशन के बाद बात आई समाजवाद की, सोशलिज्म. What do you mean by socialism? In the other lecture I covered, socialism means when there is more or less equal distribution. I think I'll have to charge it for that. When there is more or less equal distribution between the rich and the poor. समाजवाद से हमारे पंडित नेहरू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. समाजवाद में क्या कहा जाता है that all the essential goods should be in the hands of the government, and government should try to decrease or minimize or even finish the gap between the rich and the poor. और जब हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया था, there were 3 words. So अब कितने वर्ड्स हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, राइट? सबसे पहले सॉवरेन वर्ड है. सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, राइट, प्रभुसत्ता. Sovereign, socialist or secular words were added by the 42nd Amendment. Though socialism was always there. Socialism means समाजवाद, and secular means धर्मनिरपेक्ष, democratic means लोकतंत्र, और रिपब्लिक means जनतंत्र. ये हमारे 5 वर्ड हैं which are the
which are the foundation stone, ये हमारे प्रस्तावना में या preamble में बड़ी अच्छे हैं, been mentioned in the preamble also, that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic, right? Now समाजवाद की बात अब शुरू हुई थी when M.N. Roy ने इस चीज को सामने लेके आए that we should have, और उन्होंने इसको people's plan कहा, that we all the policies of the government should be pro people, it should be pro people, लोगों के फेवर में होनी चाहिए, not for a few capitalists, थोड़े से पूंजीपतियों करके आपका आपका जो आपके पूंजीपति हैं उनके लिए आपकी पॉलिसी होनी चाहिए. The government's policy should not be for a few capitalists, but for the people in general, right? So Gandhi then talks about economic and social reforms. As you all know, Gandhi wanted cottage and small scale industry, right? He was against big industries. उन्होंने कहा कि जो big industries है, जो big factories हैं, उधर mass production होती है. Big industries do not have any heart, right? He believed that the heart of India is in the villages, right? गांव में ही लोगों, जो इंडिया का हार्ट है, जो दिल है, वो कहाँ पे बसता है? तो वो बसता है आपके गांव में, right? So because of that, he wanted economic reforms that he had a very good reason for that, right? He said that if you strengthen the village, and Dr. Ambedkar was not in favor of this. Dr. Ambedkar called villages a den of hypocrisy, right? Village में सब negative होता है because of the caste. Now Mahatma Gandhi had a plan of strengthening village and cottage industry. He had foresight. दूरदर्शी थे. उन्होंने कहा कि if you open a village and cottage small scale industry in the village, right? अगर आप village and cottage small scale industry गांव में खोलोगे, एक आदमी खोलेगा तो वो अपने आप को भी रोजगार देगा और 10 और लोगों को रोजगार देगा. He will give employment, he or she will give employment to himself as well as to 10 more people. And because of that, 10 more people will not migrate. Rather, family के साथ आप migrate करोगे, how many people will migrate? 40. 10 for the 40. Now, when you migrate to the city, there will be burden on the city. Right? Density of population will be more. मुंबई में आपने देख लिया डेंसिटी ज्यादा है तो कोरोना बहुत फैल रहा है, राइट? So density of population will be more, then there will be more unemployment or underemployment. Why? Because इतना लेबर जाएगा तो जो पूंजीपति है वो कम रेट पे आपको सरप्लस हो जाएगा लेबर. When people start living in the city, there will be pressure on resources, right? Pressure on resources हो जाएगा. कई लोग जिनको जो बेरोजगार रहेंगे, who will not have any work, right? They will take to crime. गरीबी आ जाएगी, गरीबी के साथ क्राइम आ जाएगा. तो यू स्टार्ट ऑफ अ विशियस साइकिल. एक आप ऐसा साइकिल स्टार्ट करोगे जिसका नो एंड है. महात्मा गांधी सेड दैट वी शुड हैव विलेजेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. उसके पीछे ये रीजनिंग थी कि अगर आप विलेज छोड़ोगे तो देयर विल बी एडिशनल प्रेशर ऑन सिटीज. उस एडिशनल प्रेशर से और अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम, ड्रग्स, स्मगलिंग, ये सारी बुराइयां एक सर्कल से शुरू हो जाता है. So that is why I just thought, more, there are different phases to understand Gandhi. Till maybe class 4-5, we all worship Gandhi. Then as you grow older, एक time आता है 10-15 साल, you hear jokes about Gandhi. But actually when as you grow in age, right, आप गांधी की जो रीजनिंग पढ़ते हो, आई एम नॉट अ फैन ऑफ गांधी. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई डोंट एग्री विद हिम. बट ये जो विलेज इकोनॉमी की बात है, ये ऐसी कई बातें हैं. फॉर एग्जाम्पल ही सेड जो टीचिंग होनी चाहिए ये ओरल होनी चाहिए, इट शुड बी वर्बल. और ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यू शुड हैव इंग्लिश एजुकेशन in which science and math should be taught. Mahatma Gandhi said everything should be taught in English. Mahatma Gandhi said local language. You should have all the education in local language. और बात भी ठीक है. जब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं
हम पहले उसको अपनी मातृभाषा में समझते हैं, कैन वी पुट इट इन एनी लैंग्वेज विच वी वांट. So he talked about oral tradition. He talked that the best education is the family. अब फैमिली में क्या है, एक बच्चा बड़ा होता था, उसके अगर पेरेंट्स पूरी फैमिली मटके बनाती थी, पॉटर, देवे पॉटर या मोची होते थे, वो घूमता घूमता कुछ चीज अपने फादर से सीख लेना, कुछ ग्रैंड फादर से, कुछ भाई से, कुछ आप एक्सपेरिमेंट करना. वही चीजें हम आजकल ITI में सीख रहे और पैसा देते जो फैमिली से सीख सकते हैं, राइट. तो इफ यू गो अब्रॉड, यही स्किल्स के लिए आपको बहुत पैसा दिया जाता है. तो ही सेड, महात्मा गांधी से, यू हैव टू नो स्किल्स, आपको स्किल्स आने चाहिए, हाथ का काम आना बड़ा जरूरी है. और जो अभी अभी हमें सब आ जा रही है अब्रॉड, हाथ का स्किल वाले ऑफिसर से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, राइट. इवन इन इंडिया दे आर अर्निंग प्रीटी वेल. व्हाई? बिकॉज हाथ का काम करने वाले इतने थोड़े लोग रह गए हैं. दे कैन चार्ज एनीथिंग. आपके घर में वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, कुछ AC खराब हो जाए, आप निर्भर है और आपको पैसे देने पड़ते हैं. ये चीज आप घर में सीख सकते थे. तो महात्मा गांधी, यू हैव टू अंडरस्टैंड महात्मा गांधी इन लेयर्स, राइट. एज अ टीनेजर आपको लगता है एक थप्पड़ मारा, दूसरा गाल आगे कर दिया, यू पुट अदर चीज फॉरवर्ड, यू फाइंड इट, ऐसे हो ही नहीं सकता. बट एज यू ग्रो इन एज, यू रियलाइज दैट यार इट इज सो नाइस टू बी नॉन वायलेंट. और अगर आपको कोई कुछ बोलता है, आप दूसरी तरफ बिना कुछ लड़े चले जाते हैं, आपको बड़ी फीलिंग आती है. कुछ बोल के जाओगे, उस आदमी को 2 दिन आप भी सोचोगे, 2 दिन वो भी टेंशन में रहेगा. So there are certain things which, for example, non-violence to understand only this, right? Now, your development की बात है, that I will do tomorrow. Why? Because you have to understand certain concepts. So I picked up chapter 3 of the first book, Constitution and Social Transformation, संविधान और सामाजिक बदलाव, right? Now, जो हमारा संविधान है, you know, it is the lengthiest, bulkiest, and the most elaborate document. जो हमारा संविधान है, ये वर्ल्ड में सबसे लंबा संविधान माना गया है. और इसमें बहुत डिटेल में है. डिटेल में इसलिए है क्योंकि इट इज ऑल्सो नोन एज लॉयर्स पैराडाइज, क्योंकि जिन लोगों ने संविधान बनाया था वो सारे वकील थे. उस टाइम जितने भी आप फ्रीडम फाइटर्स थे, वो सारे मोर और लेस दे वर ऑल लॉयर्स, राइट. तो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉयर्स पैराडाइज. एंड जो लॉयर थे वो एक लाइन लिखते थे, कहते थे नहीं इसमें कोई लूप होल लग सकता है, तो A B C इफ करके. But whatever, it's a great document. When we were growing up in 1990s, there were two arguments going on in India. One, that presidential form of government should be replaced by, parliament, prime minister form of government should be replaced by the presidential form of government. और दूसरा, संविधान जो संविधान है उसको फिर से लिखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीरिटन. दोनों चीजें अब डिस्कस नहीं होती है. वाई? बिकॉज एवरीबडी इज रियलाइज दैट writing a constitution is a very very difficult task, and moreover when we are given the facility of amendment, right, कि हम किस संशोधन का अगर हमारे पास फैसिलिटी है कि हम कुछ भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल उसमें संशोधन करके चेंज कर सकते हैं, तो नए संविधान की क्या जरूरत है. That is why we have more than 100 amendments at the moment, right? They're nearly touching 150 amendments by now. So जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, it is a very marvelous instrument of social transformation. समाज में अगर चेंज लेके आनी है, उसके लिए संविधान में बहुत कुछ है, राइट. सबसे इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल 17 है, which abolishes untouchability. छुआछूत को अबॉलिश कौन करता है? आर्टिकल 17. जैसे मैंने आपको पहले बताया, विलेज पंचायत को सेटअप करने के लिए आर्टिकल 40. It talks about abolition of child labor. It talks about participation of workers in the management of industry. It talks about prohibition. It talks about village and cottage scale industry. It talks about uniform civil code जो इम्प्लीमेंट हो गया है. मुस्लिम बिल जो आपका गवर्नमेंट ने पास किया, ट्रिपल तलाक को बैन किया है, दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. It talks about right to work, that everybody should be given work. मनरेगा के नीचे वो भी फुलफिल हो गया है. It talks about giving equality, Article 14. It talks about giving rights to
the people, Article 19, freedom of speech, expression, etc. It bans cow slaughter. काउ स्लॉटर को बैन कर दिया गया है, ये भी संविधान में लिखा गया है. इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स दैट हम हर कंट्री के साथ बैठ के अपनी सारी प्रॉब्लम खत्म करेंगे, वो भी हमने वो भी इसमें आर्टिकल 51 है. सो बेसिकली इट इज अ मार्वलस डॉक्यूमेंट. एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, सेंटर और स्टेट में आपके क्या रिलेशंस होंगे, काउ स्लॉटर बैन की गई है, अल्कोहल या जो भी ऐसे नशे वाली चीजें उनको बैन करने की बात की गई है. इट टॉक्स अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 29 एंड 30 की अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकें. माइनॉरिटीज मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 25, 26, 27, 28 दिए गए हैं कि आप अपना धर्म का प्रचार कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा. आप अपनी लिपि भाषा को बचा सकते हैं. यू कैन take any steps to protect the language, script and culture of your religion. तो मतलब मैं रैंडम बोल रही हूँ कि आप किसी भी चीज को देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कवर किया हुआ है. Then we take up chapter 4, diversity and pluralism, बहुलवाद, right? आपने ट्रक से पीछे देखा होगा unity in diversity. Diversity means difference, right? We have if people of different religion, language, caste, class staying together, right? हम रीजन में डिवाइडेड हैं, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड हैं. और जब मिस्टर मोदी ने कहा लॉकडाउन, हम सब ने कहा लॉकडाउन, राइट? जब भी वॉर होता है, कारगिल हुआ या कोई भी ऐसी, लद्दाख में अभी प्रॉब्लम चल रही चाइना के साथ, वी ऑल बिकम वन, राइट? इसलिए अब इंडिया में इतने लोगों ने मिलके लंगर चलाए हैं, चाहे वो मेरा सिक्स have said that सिख कम्युनिटी ने बहुत काम किया है, बट एट द सेम टाइम जो लंगर चला रहे हैं वो कहा है कि रोज की रोज जो सब्जी आती थी वो किसी हिंदू बिजनेसमैन के शॉप से आती थी, उनका हम रुकने नहीं देंगे. किसी हिंदू सिख ने कहा कि हमें लंगर कहाँ पकाएंगे, तो किसी ने अपने होटल का किचन खोल दिया. कोई बांट रहा है तो हेल्प कौन कर रहा है, किसी मुस्लिम ने भेज दिया अपनी कार या अपना ट्रक कि आप इसमें लंगर सर्व कर. So we are united, right? We are very different from each other, but we grow richer, learning and giving to each other. So that is pluralism. Pluralism means बहुलवाद. सिर्फ ये नहीं है, बहुलवाद सिर्फ हमारी रहने सहने में नहीं, हमारी सोच में भी, उसको भी गवर्नमेंट इनकरेज करती है. That nowhere is any person banned just because he wants to speak against the government. Yes, if you speak against the Indian state, अगर आप राज्य के खिलाफ बोलोगे तब आपको मना किया जा सकता है. The government can be bad, but the Indian state is not bad. तो अगर आप इंडियन स्टेट के खिलाफ काम करेंगे तब आपको रोका टोका जा सकता है. You can be arrested. You can be told not to use your freedom of speech because you are endangering the security of the country. You are endangering the security of your countrymen, life, liberty of your country, right? So, what is but the government of media channel on करके देखो, you have so many people speaking against the government. Are they arrested? No. चाइना में, कम्युनिस्ट कंट्री में, आप कहीं भी चले जाओ, if you speak against the government, there are teachers who have been arrested from the class itself. Why? Because they were speaking और थोड़ा सा इशारा किया गवर्नमेंट के खिलाफ और उनको अरेस्ट किया गया. So that is diversity and pluralism. Then inequality on the basis of class and caste. कास्ट मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, असमानता इंडिया में दो चीजों के ऊपर है, ये कास्ट और क्लास. क्लास है आई मे बिलोंग टू ब्राह्मण बट आई एम अ वर्कर, राइट? तो क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ योर, आप किस श्रेणी में आप हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क. आप
एक काम के बेसिस पे वो जो डिवीजन होती है उसको हम क्लास कहते हैं, राइट। नाउ द 8th chapter is legislature. Legislature is your parliament. पार्लियामेंट में इंडिया में आपको अपर हाउस है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा, राइट। राज्यसभा एंड लोकसभा। एंड जो जब हम इलेक्शन में अभी हमने पीछे 2019 में जब वोट किया था वो हमने लोकसभा के लिए वोट डाली थी। देर आर 545 members. 543 are elected by the people and 2 are appointed from the Anglo-Indian community, right? Anglo-Indian community कौन है? British father, Indian mother and vice versa, right? तो अपर हाउस लोकसभा इज द मोर पावरफुल हाउस। जो फाइनेंशियल बिल है, मनी बिल, या 1 रुपए पैसे की बात होती है, पहले वो बिल कहाँ पे आना है? वो लोकसभा में आना है, विच इज द लोअर हाउस बट मोर पावरफुल, राइट। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। और जो अपर हाउस है राज्यसभा, इट इज नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स या काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा थोड़ा वीक हाउस है। ज्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा में। वाई? बिकॉज कोई मनी बिल, पहली बात तो राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, एंड इट इज गिवन ओनली 14 days टू से यस टू द बिल, एंड देन द मनी बिल गोज टू द प्रेसिडेंट जो साइन करते हैं, और जो बिल है वो बन जाता है लॉ, राइट। नाउ अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, there was a call about Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. राज्य सभा में सभी विद्यार्थी इंतजार करें, इंटरनेट के काम कर। यस मैम, प्लीज मैम, माइक ऑन कर लें। बीच में, आई एम वेरी सॉरी, कॉल आ गया था बीच में। कोई बात नहीं, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, प्लीज कंटिन्यू मैम। आपको आवाज सुन रही है मेरी? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा जी, ठीक है, सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में। सो इन इक्वालिटी, हाँ, सो लेजिस्लेचर में आपने, लेजिस्लेचर मीन्स एल फॉर लेजिस्लेचर एंड एल फॉर लॉ मेकिंग, राइट। सारे कानून हमारे कहाँ से बनते हैं? आपके पार्लियामेंट से बनते हैं। लेजिस्लेचर का, हर कंट्री में लेजिस्लेचर का नाम अलग है, कहीं पार्लियामेंट है, कहीं जापान में डाइट है, यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है। सो लेजिस्लेचर मीन्स द लॉ मेकिंग बॉडी। इंडिया में यू हैव द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो पार्ट्स हैं, द लोअर हाउस इज लोकसभा with 545 members, and Rajya Sabha has got 250 members, 238 are elected, and आपके जो 12 रह जाते हैं, they are appointed by the President of India. ये वो लोग हैं who have excelled themselves in any work. They have done something for India. It can be sports, it can be arts, actors, actresses, social workers, doctors, scientists. सो प्लीज़ आप, मैं चाहती हूँ आप में से कई लोग राज्यसभा में अपने काम करके पहुँचे। इलेक्शन तो हम लड़ नहीं सकते हैं। एंड सो लेजिस्लेचर, सो जो बिल है, पहले वो ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। उसके बाद दोनों हाउसेस पास करते हैं। पास करने का बड़ा लंबा तरीका है। दोनों हाउसेस में अपनी सब कमिटीज़ हैं। एग्रीकल्चर का बिल एग्रीकल्चर कमेटी के पास भेजा जाएगा, ऐसे करके जो वो बिल अपनी रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट के बाद बिल पे वोटिंग होती है। जो स्पीकर होता है, ही सेज यस, द बिल गोज टू द अदर हाउस। वहाँ फिर से फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है, वोटिंग होती है। द बिल गोज टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एंड अल्टीमेटली जब प्रेजिडेंट साइन कर देते हैं, दैट बिल बिकम्स अ लॉ, राइट। Then we have other chapters. They are bureaucracy. Bureaucracy आपके जो IAS officers हैं, IAS officers are known as the permanent executive. They are in the same department till they retire, till 58.
आपके MPs MLAs आते जाते रहते हैं, they are known as political executive, right? Then you have the पुलिस, पुलिस का तो मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि आजकल आप पुलिस को पिछले 3 महीने से बहुत मेहनत करते देख रहे हो. Army in India is under the civilian bosses, right? Army, unlike Pakistan, जहाँ पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डायरेक्टली वेपन्स खरीदती है, इंडिया में आर्मी को एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा गया है. They are not into any kind of administration. They are supervised by the civilian bosses. इसके अपने advantages and disadvantages हैं. And फेडरलिज्म मैं आपके साथ आज करना चाहती थी पर टाइम बड़ा थोड़ा रह गया है. We'll do it tomorrow. And then the 18th chapter is civil society, social movements, NGOs and voluntary action. एक नया लॉ बन रहा है शायद, मैंने जो सुना है, that if you want a government service in the near future, you'll have to go in for conscription. Conscription का मतलब क्या है? Compulsory national service, right? जो इजराइल में है फॉर एग्जाम्पल, दैट आपको 3 साल आर्मी में लगाने पड़ेंगे और वहाँ की ट्रेनिंग के बाद, सो दैट वी बिकम मोर डिसिप्लिन्ड, लेस करप्ट, क्योंकि आर्मी आपको चिसल कर देती है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है दैट यू थिंक मोर अबाउट योर कंट्री देन अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली. सो नई नई चीज़ें सामने आ रही है. वी आर मूविंग टूवर्ड्स सिविल सोसाइटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी? जो आजकल हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है, बट द शेयर साइज ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है दैट we have to help the government. We have to and how? By helping ourselves, right? So civil societies, जब हम इतने mature हो जाएं कि government कहे कि don't step out of your house and you say okay, I don't need a lockdown, I will do it because it's for yourself as well as for others. So civil society is a very mature kind of society जिसकी तरफ हमें मिस्टर मोदी बढ़ने को कह रहे हैं. सोशल मूवमेंट्स जैसे आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, बड़े मूवमेंट्स आए हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे बाबा सीचेवाल का है, या बड़े NGOs चल रहे हैं, NGOs एंड वॉलंटरी एक्शन, जहाँ एक पीपल बाबा करके साइट है जो कहते हैं कि अगर आप जंगल नहीं लगा सकते, आप अपना घर पूरा पौधों से भर दें, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ पौधा रख दो, उसी से बड़ी क्लाइमेट में फ़र्क पड़ जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ सिविल सोसाइटी, जो आपका चैप्टर 18 है. सोशल मूवमेंट्स, जो सती को बंद करने के लिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड बंद करने के लिए, डाउरी सिस्टम बंद करने के लिए, ये जो मूवमेंट्स हैं इनको हम सोशल मूवमेंट्स कहते हैं. एंड ये हर सोसाइटी में होते हैं. जैसे अमेरिका में आजकल रेसिज्म को ख़त्म करने की बात की जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ख़त्म करने के लिए पीपल हैव कम आउट ऑन द रोड्स. सो दीज आर सोशल मूवमेंट्स which happen in every country, which happen in pockets, and जिसके बारे में आप अपने चैप्टर 18 में पढ़ोगे, जो काफ़ी ईजी है. Tomorrow we will do federalism and theories of development, which is very difficult, and then we will move on to the second book, which I'll take day after. So if you have got any questions, as Mr. Tejpal ji said, he can unmute you and I can take the questions for maybe another 5 minutes. Or you can be ready with the questions tomorrow, we can take them tomorrow. Hanji sir, the lecture is over. कोई विद्यार्थी अगर कुछ पूछना चाहता है तो अपने पर्सन को रख सकता है. अगर नहीं भी पूछना चाहता तो अपनी तरफ से नो लिख दिया करो चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है. चैट बॉक्स में आप नो 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 लिख सकते हैं, तो जिससे बहुत अच्छी बात है. थैंक यू मैम, आपका धन्यवाद. हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू जी, थैंक यू. आई सी यू टुमारो. कल मिलते हैं मैम. टुमारो जी. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.